औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ आज के इस सेशन में। और उसको वेलकम करने से पहले मैं सबको सर्दियों की छुट्टियाँ बहुत बहुत मुबारक और हैप्पी न्यू ईयर जो आने वाला है। और अपनी जो सर्दियों की छुट्टियाँ हैं ना, उनको गरम गरम मौसम में इंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, तो अभी हम करते हैं आज इसका जो पर्पज़ है इस वीडियो का, वो ये है कि मैं जिस तरह से आपको एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोजेक्ट असाइन किया हुआ था, तो सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि जी सर हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ों को कवर करना है। तो मैं आपको उससे बता दूं कुछ गाइडलाइंस जो जो मैंने बनाई हैं आपके फाइनल प्रोजेक्ट के लिए, तो उसको बता देता हूँ। मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने जो है ना ये सेशन एंड का सेमेस्टर का जो ये सब्जेक्ट जो ये प्रोजेक्ट है ना, उसका पर्पस हमारा ये है कि हम एक ऐसा बिज़नेस मॉडल, हर ग्रुप वाला ऐसा बिज़नेस मॉडल बना सके जो कि प्रॉफिटेबल हो और आप उससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सके। और इसको आपने करना किस तरह से, सबसे पहले आपने अपने मार्केट में से गैप को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, हर ग्रुप वाले अपने जो बिज़नेस आइडिया जो भी उन्होंने सेटअप करना है उसमें से उन्होंने पहले अपना जो गैप है ना मार्केट से वो आइडेंटिफाई करना है। और उसके लिए कुछ स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने किस तरह से करना है, बल्कि उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपका जो ये सेमेस्टर का प्रोजेक्ट है ना, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले आपका मार्केट को रिसर्च करेंगे, उसके मुताबिक आप अपनी प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। फिर उसकी ब्रांडिंग आपने किस तरह से करना है, उसको मार्केट में सेल किस तरह से करना है, उसकी मार्केटिंग आपने किस तरह से करनी है, उसकी लुक एंड फील, उसकी पैकेजिंग, ईच एंड एवरीथिंग आपने किस तरह से करना है। और प्रॉफिटेबिलिटी की प्रोजेक्शंस आपने बतानी है किस तरह से होंगी। और एंड के ऊपर आपने फिर उसमें इनोवेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग ये किस तरह से होगा, उसको आपने जस्टिफाई करना थ्रू प्रेजेंटेशन, जिसके सारे मार्क्स होंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले जो आपका काम शुरू होगा ना, वो आपका होगा कि प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन और गैप एनालिसिस आपने करना है। कि जो भी आपका बिजनेस आइडिया है, प्रोडक्ट, सर्विस, ब्रांड, वट एवर इट इज़, जो भी आपने लॉन्च करना है, उसमें आपने ये चीज़ देख लेनी है कि प्रॉब्लम कौन सी है जिसको हम आंसर करेंगे और मार्केट में एग्जिस्ट क्या कर रहा है गैप। तो उसके लिए डिफाइन द प्रॉब्लम और अनमेट नीड इन द मार्केट, ये आपने फाइंड करनी है। किस तरह से करनी है? मार्केट रिसर्च से आपने कंडक्ट सर्वे कर लें, फोकस ग्रुप कर लें। फोकस ग्रुप जो है ना वो सर्वे कर लें, आप उनसे, अपने दोस्तों से पूछ लें, अपने फैमिली से पूछ लें किस तरह से हमने करना है, कौन सा प्रॉब्लम है जिसको हम सॉल्व कर सकें, कौन सा बिजनेस जिसको हम शुरू कर सकते हैं। एंड एनालाइज रिपोर्ट्स टू आइडेंटिफाई द द पेन पॉइंट्स। या फिर आप इस तरह से देख लें कि कौन से ऐसे इश्यूज हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वो आपको इसी तरह से पता चलेंगे कि आप अपने फैमिली से पूछ लें, अपने दोस्तों से पूछ लें, आप कुछ रिपोर्ट्स को पढ़ लें, कुछ फ्यूचर के ट्रेंड्स देख लें, आप मार्केट में एग्जिस्टिंग गैप्स को देख लें, अपने सराउंडिंग्स में जो जो प्रॉब्लम्स हैं ना उनको आप देखें कि मैं ये बेस्ट सर्विसेज किस तरह से कर सकता हूँ, इसको गैप को किस तरह से। उसके मुताबिक फिर आप कंपैरेटर का एनालिसिस कर लें, अपने जो आपको लगता है कि मार्केट में उसके कंपैटिटर हैं, वो वाली प्रोडक्ट दे रहे हैं, वो वाली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना, स्टडी कर लें और सॉल्यूशंस और गैप को और उनकी ऑफरिंग्स, जो भी आप पहले मार्केट में वो वाली प्रॉब्लम का या वो वाली सर्विस दे रहे हैं उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको आप स्टडी कर लें, उसमें से भी आप गैप को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद अपनी कंपनी का, अपने बिजनेस का, अपने पोटेंशियल का आप स्वॉट एनालिसिस कर लें कि हम जो हमारे अंदर क्या कैपेसिटी है, हमारे अंदर स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हमारे अंदर वीकनेसेस क्या क्या हैं, क्या हम चीज़ बना सकते हैं, कौन सी सर्विस हम बेस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कौन सी हमारे अंदर नई कैपेसिटी चीज़ बनाने की। उसके बाद मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ कौन कौन सी हैं और उसके थ्रेट्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से हमारे कंपटीशन में आ सकते हैं, हम किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, उसके बाद कस्टमर परसोना, क्रिएट अ डिटेल्ड टारगेट ऑडियंस। और आपने ऑब्वियसली जब आप कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बनाएंगे तो आप उसमें अपने टारगेट ऑडियंस को तो डिसाइड करेंगे। अगर आप कोई लिपस्टिक बनाना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली आपकी टारगेट मार्केट में मेल तो नहीं होंगे ना, फीमेल आपके होंगे। इसी तरह से अगर कोई कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट, आप फीमेल कॉस्मेटिक्स, आपकी टारगेट मार्केट फीमेल होंगी। उसके बाद आप उसकी एज ग्रुप भी होगी कि अगर आप यूनिवर्सिटी के फीमेल को टारगेट करना चाह रहे हैं, आप वर्किंग वुमेन को टारगेट करना चाह रहे हैं, अगर आप कोई मेल ड्रेसिंग का बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपके टारगेट ऑडियंस क्या होगी, टारगेट मार्केट क्या होगी, टारगेट
जो है ना वो लोकेलिटी लोकेशन कौन सी होगी, बैरियर टाउन को टारगेट करेंगे, डीएचए को टारगेट करेंगे, किसको किस एरिया को टारगेट, वो पूरा आपने उसमें जो है ना डिफाइन कर देना है। उसमें डेमोग्राफिक्स आ जाएंगे, मतलब उनका एज ग्रुप, जेंडर, प्रेफरेंसेस और बाइंग बिहेवियर, और मतलब किस तरह से वो बाय करते हैं, उनका बाइंग बिहेवियर क्या है, वो बड़े ब्रांड से बाय करते हैं या एक छोटे स्टोर से बाय करते हैं, ऑनलाइन करते हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से करते हैं, किस तरह से करते हैं, वो सारी चीज़ों को आपने इसमें देखना है। ठीक है ना, स्टेप 1 में आपने इसको देखना है कि मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई करना है और उसके मुताबिक उसको सॉल्व करना है और अपने आप को पोटेंशियल को देखना। नेक्स्ट नंबर 2 में आपने देखना है कि हम जब आपने मार्केट में गैप को आइडेंटिफाई कर लिया, आपने प्रॉब्लम को फाइंड कर लिया, फिर उसका सोल्यूशन आपने किस तरह से देना है, आपकी प्रोडक्ट क्या होगी, आपकी सर्विस क्या होगी, ये यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो आप प्रपोज करेंगे, उसकी यूनिकनेस, उसका सोल्यूशन वो क्या होगा, किस तरह से होगा, उसमें आप बताएंगे कि जी एक्सप्लेन हाउ योर ब्रांड विल यूनिकली सॉल्व द आइडेंटिफाइड प्रॉब्लम। आपका ब्रांड जो है ना वो जो आपने प्रॉब्लम फाइंड की थी उसको किस तरह से सॉल्व करेगा, कोई प्रोडक्ट बनाएंगे आप, कोई सर्विस बनाएंगे आप, किस तरह से आप उसको करेंगे, उसके लिए आप क्या करेंगे, और अगर डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी आपकी उसमें क्या होगी कि आप किस तरह से उसको डिफरेंट बनाएंगे मार्केट में जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उसमें। व्हाट सेट्स योर ब्रांड अपार्ट फ्रॉम द कंपैटिटर्स, आपके कंपैटिटर से आपकी प्रोडक्ट, अगर तो ये हो सकता है कि आपका आइडिया बिल्कुल रेवोल्यूशनरी है, इनोवेटिव है, मार्केट में उस तरह का कोई कंपैटिटर ही नहीं है, फिर तो ऑब्वियसली वहां पे आपकी डिफरेंशिएशन कंपैटिटर का एनालिसिस आएगा नहीं। अगर मार्केट में कोई कंपैटिटर बैठा हुआ है और आप उसमें ही वैल्यू ऐड करें तो फिर आप उसका देखेंगे ये जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं, उसमें से हमारा किस तरह से डिफरेंट होगा। उसके साथ फिर आपका जो ब्रांड है वो कौन कौन से बेनिफिट्स को वो ऑफर करेगा, कि इसके कौन कौन से फायदे मिलेंगे, कौन कौन सी टेंजिबल चीज़ें जो है ना सॉरी, कौन कौन सी टेंजिबल चीज़ें जो आपका ब्रांड या प्रोडक्ट वो ऑफर करेगी, और उसके साथ साथ इनटेंजिबल बेनिफिट्स जो है ना वो कौन कौन से मिलेंगे। मतलब ठीक है ना, वो चीज़ें आपको बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं तो वो कौन कौन से होंगे। टेंजिबल फायदे मतलब उसके जो फिजिकल, जैसे कि अगर आप कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो गाड़ी में एक टेंजिबल तो आपको एक एसेट मिल रहा है, ठीक है ना, उसका कंप्लीट गाड़ी मिल रही है, मगर उसके एक्स्ट्रा बेनिफिट्स क्या हैं कि आपको कंफर्ट मिलता है, आपको उसकी ट्रैवलिंग इजी बन जाती है, आपको लुक एंड फील उसकी अच्छी लगती है, ठीक है ना, आपको उसमें साउंड सिस्टम होता है, वो इनटेंजिबल जिनको आप महसूस नहीं कर सकते, एसी को महसूस नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो टेंजिबल आपको गाड़ी मिल रही है और उसके साथ साथ एडिशनल बेनिफिट्स आपको क्या क्या मिल रहा है, ये भी आपने इसके ऊपर वर्किंग करनी है, प्रूफ ऑफ द कॉन्सेप्ट। और उसमें आपने अपने जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर करेंगे उसमें आपने किस तरह से जो है ना प्रूव भी ये करना है पहले ही कि हम ये वाली प्रोडक्ट मार्केट में ही इनिशियली हमने रिसर्च कर लिया, कुछ लोगों से फीडबैक ले लिया है, तो ये उनकी तरफ से हमें ओके का सिग्नल मिल गया, उन्होंने कहा ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, ये बहुत अच्छी सर्विस है, तो उसकी बेस के ऊपर हम इसको मार्केट में लॉन्च करना चाह रहे हैं, ठीक है ना। इनिशियल इंक्लूड द फीडबैक एंड द पायलट टेस्ट, मतलब पायलट स्मॉल मिनिमम लाइक 50 पीपल, 50 रिस्पोंडेंट से आपने पूछ लेना, डिस्कस कर लेना कि हम ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हैं, ये सर्विस बनाना चाह रहे हैं, उसके मुताबिक आपने उससे करना, तो अगर वो वैलिडेट कर दें, सपोर्ट कर दें, तो आप उसको मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आ गया कि जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सोल्यूशन भी आपने सेटअप कर लिया, उसकी मार्केट में ब्रांडिंग किस तरह से आपने करनी है, उसको मार्केट में सेल किस तरह से करना है, किस तरह की पैकेजिंग आप उसमें देंगे, वो चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा नज़र रखना है, उसके लिए आपने मेहनत करनी है। थर्ड पॉइंट में कि ब्रांड डेवलपमेंट, आपने उसकी ब्रांडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है ना। वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि चीज़ बन गई, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो गई, वो चीज़ बन गई, अब आगे उसका आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, एस्टैब्लिश अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड आइडेंटिटी दैट लाइक टारगेट ऑडियंस को आपने उनके जहन के अंदर, उनके माइंड के अंदर अपनी पोजीशनिंग किस तरह से आपने करनी है कि हमारी प्रोडक्ट भी है मार्केट में, उसकी ये क्वालिटी है, उसकी लुक एंड फील ये है, उसका कलर थीम ये है, उसका जिंगल ये है, ठीक है। तो उसमें आपका आ जाएगा कि ब्रांड नेम आपने क्या रखा होगा, ठीक है, ब्रांड नेम क्या होगा आपकी कंपनी, फॉर एग्जांपल जिस तरह से हम ये देख लेते हैं जी यूनिलीवर इज अ कंपनी और उनका आगे ब्रांड है वॉल्स आइसक्रीम, ठीक है ना, कंपनी उनकी है और आगे ब्रांड उनका क्या है। इसी तरह से आप अपनी प्रोडक्ट अगर लॉन्च कर रहे हैं तो आप प्रोडक्ट को भी एज अ ब्रांड लेके जा सकते हैं, उसमें कोई उसका फिर आपने लोगो भी डिज़ाइन करना है कि उसका लोगो किस तरह से होगा, उसका डिज़ाइन किस तरह से होगा,
और उसको अपने प्रोडक्ट और ऑडियंस के मुताबिक ही आपने देखना है कि आपने उसका लोगो भी डिज़ाइन करना है, फिर ब्रांड स्टोरी भी आपने उसकी बनानी है कि ब्रांड आपका इवॉल्व किस तरह से हुआ, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसका प्रॉब्लम क्या थी, फिर उसका सोल्यूशन क्या था, कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आपने ये सोल्यूशन बनाया है, और ये कौन कौन सी चीज़ों को सेटिस्फाई करेगा, कौन सी टारगेट मार्केट है, वो पूरी स्टोरी भी आपने उसकी लिखनी है। एवोल्यूशन की स्टोरी के लिए हम ये इसकी बैकग्राउंड में वजह थी और उसकी वजह से ये आगे हमने ये सोल्यूशन बनाया, और इसके लिए ये फ़ायदे आपको मिलेंगे जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एक अच्छा सा पर्पस स्टोरी आपने उसकी जो है ना प्रेजेंटेशन में वो बतानी है आपने। फिर टैगलाइन और मैसेजिंग। टैगलाइन मतलब आपकी इस तरह से कि जैसे डॉलेंस का आ जाता है, नाम ही काफ़ी है, इसी तरह से वेव्स नाम ही काफ़ी है, डॉलेंस रिलायबल है। इसके अलावा आपको आ गया कोई और, जिस तरह से आपको टैगलाइन कोई देख लें, आपको जैसे कि आपको जिंगल आ रहा होगा, एक डिंग डोंग, एक बिल्ली मोटी ताजी थी जो मजे से डिंग डोंग खाती थी। ठीक है ना, आप इस तरह से उसका कोई जिंगल भी बना सकते हैं, उसकी टैगलाइन भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि यू फोन, तुम ही तो हो, इस तरह से डिफरेंट वो आपने अपनी जो ब्रांड है ना उसकी एक टैगलाइन भी अच्छी सी बना लेनी है, ताकि उसको मार्केट तभी करेंगे ना, लोगों के जहनों में उसकी पोजीशनिंग होगी, उसको बिठाएंगे आप, तो इसलिए वो भी आपने करना है। रिलेटेबल, मेमोरेबल, वो इस तरह से इतना अच्छा होना चाहिए कि वो लोगों को सुने तो उनको याद हो जाए, ताकि जब भी वो नाम पढ़ा जाए तो उनको उसकी आपके ब्रांड की वो उसकी जो है ना उसका पर्सपेक्टिव पता चले, उसके बारे में पता चल जाए। नेक्स्ट आपका आ जाता है इसमें बिजनेस मॉडल, आपने किस तरह से उसका सेटअप करना है। ठीक है ना, बिजनेस मॉडल सेटअप करने का कि आपके ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, उसका फ्लो किस तरह से होगा। डेवलप सस्टेनेबल प्लान फॉर ऑपरेशंस एंड रेवेन्यू जनरेशन। अब उसके ऑपरेशंस किस तरह से होंगे, उसका रेवेन्यू कहाँ से आएगा, उसका भी आपने पूरा जो ना वो एक प्लान सेटअप कर लेना। ठीक है ना, कि जी हमारी रेवेन्यू स्ट्रीम क्या होगी, हमने अपने पोटेंशियल इनकम सोर्सेज क्या क्या होंगे, हम ऑनलाइन से हमें सेल आएगी, इनकम आएगी, हमें इन स्टोर्स इनकम आएगी, हम उसको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेटअप करेंगे, हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हम उसको सेटअप करेंगे, हम डिफरेंट इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। किस तरह से आप उसको करेंगे कि इनकम की स्ट्रीम जो है ना वो इनकम कहाँ से आपका सोर्स जनरेट होगा। उसके बाद कॉस्ट का स्ट्रक्चर क्या होगा, जो भी आपने प्रोडक्ट या सर्विस अपना बिजनेस आपने सेटअप किया जिसका, उसका कॉस्ट क्या होगी। कि हमने फॉर एग्जांपल अगर आप कोई शहद बेचते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई मतलब जैसे वो सेंटेड कैंडल्स थी, जो मतलब खुशबूदार वो कैंडल्स थी या कोई भी और, तो उसकी आपने कॉस्ट का पूरा उसमें डिटेल ऐड कर देनी है कि ये वाली प्रोडक्ट हमें इतनी कॉस्ट कर रही थी, उसकी मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, उसके ओवरहेड्स आ गए। ओवरहेड्स का मतलब है कि उसका ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतना आ गया, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, डिलीवरी के एक्सपेंसेस, या सारे वो पूरे एक्सपेंसेस आपने उसमें ऐड करके तो फिर आप बताएंगे कि जी ये हमारा प्रॉफिट है कि 10 रुपये हमें इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है, सारा ओवरऑल मिला के ये 2 रुपये हमने इसमें अपने प्रॉफिट ऐड किया, तो ये टोटल मिला के हमें 12 रुपये की पड़ जाएगी। मतलब 12 रुपये की सेल करेंगे हम, तो हमें ये जो है ना क्या कहते हैं, 12 रुपये की सेल करेंगे, हमें 2 रुपये का प्रॉफिट होगा। आपने उसका वो भी ब्रेक डाउन कर लेना कि उसकी कॉस्ट कितनी कितनी आपको आएगी, फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगी, वेरिएबल कॉस्ट क्या आएगी। ठीक है ना, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपने उसके बाद देखनी है कि हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग किस तरह से करनी है। ठीक है ना, कंपेटिटिव प्राइसिंग करनी है। अगर तो कोई मार्केट में प्रोडक्ट उसकी है कंपेटिटिव, तो आपने उसकी किस तरह से मार्केट में प्राइस सेट करनी है। और अगर आपकी प्रोडक्ट ही यूनिक है तो आपकी अपनी मर्जी, आप उसकी 100 रुपये को सेट करें, आपकी मतलब जितनी मर्जी प्राइस आप उसकी सेट कर सकते हैं ताकि आपको प्रॉफिटेबल हो। और फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करेंगे। ठीक है ना, कि आप इसको प्रोडक्ट को, सर्विस को किस तरह से कस्टमर तक पहुंचाएंगे। आप उसको कैश ऑन डिलीवरी के लेके जाएंगे, आप उसको इन स्टोर सेटअप करेंगे, किस तरह से आपके कस्टमर तक वो बात पहुंचेगी। आप सोशल मीडिया के थ्रू उसके करेंगे, आप कोई मतलब किस तरह से उसको कस्टमर तक पहुंचेगी, उसकी रसाई में किस तरह से आएगी। अगर आपने फिजिकल स्टोर सेटअप किया तो कस्टमर वहाँ से जाके ले सकता है। अगर आपने ऑनलाइन सेटअप किया तो आप कैश ऑन डिलीवरी पे भी कर सकते हैं, आप उसको इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते, मतलब किस तरह से कस्टमर के पास उसको आपकी प्रोडक्ट पहुंचेगी, ये आपने देखना है। नेक्स्ट
फिफ्थ स्टेप में आप उसकी मार्केटिंग किस तरह से करेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने उसकी मार्केटिंग किस तरह से करनी है, आप उसकी किस तरह से एक प्रॉपर प्लान बनाएंगे कि हमने इसकी इन स्टोर मार्केटिंग करनी है, ऑनलाइन मार्केटिंग करनी है, डोर टू डोर मार्केटिंग करनी है, ईमेल मार्केटिंग करनी है, व्हाट्सएप मार्केटिंग करनी है, फेसबुक मार्केटिंग करनी है, कि कौन से प्लेटफॉर्म आपने इसको हमने यूज़ करें ताकि इसको अच्छी बेस्ट ऑडियंस तक इसको पहुंचा सकें जो हमारे कस्टमर के बिल्कुल रिलेटेड हो या उससे रेलेवेंट हो, मैक्सिमम उसको परचेज करना चाहें। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल आपने डिजिटल मार्केटिंग करेंगे उसकी, आप उसके सोशल मीडिया, एसईओ, ईमेल, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करेंगे, आप उसकी ऑफलाइन कैंपेन करेंगे, मतलब डिफरेंट इवेंट्स में जाएंगे, कोलैबोरेशंस करेंगे, फिजिकल जो है ना एडवर्टीजमेंट करेंगे, आप बिलबोर्ड लगाएंगे, आप पम्फलेट छपवाएंगे, किस तरह से आप उसकी करेंगे। गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी, मतलब आप डिटेल प्रोडक्ट लॉन्च प्लान, प्रमोशंस एंड पार्टनरशिप्स आप वो पूरा उसमें मेंशन करेंगे कि हम ये ब्रांड्स के साथ पार्टनरशिप करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे और उनसे जो है ना मिल के प्रमोशन करेंगे अपने बिजनेस की। ठीक हो गया नंबर 5 आपका। नंबर 6 में हम देखेंगे कि आप फाइनेंशियल प्रोजेक्शन और उसकी फिजिबिलिटी किस तरह से आप बनाएंगे, कि फाइनेंशियल प्रोजेक्शन इसकी किस तरह से होंगी, कि आपकी अभी की इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगी और फ्यूचर में आप इसको कहाँ पे लेके जाएंगे, फ्यूचर में आपके डिमॉन्स्ट्रेट द बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी, कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कितनी होगी, किस तरह से चीज़ें चलेंगी। सबसे पहले तो आपने अपनी कॉस्ट का, स्टार्टअप शुरू करने से पहले उसकी कॉस्ट देखनी है कि हमें इसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए होगी। ठीक है ना, इसको शुरू करने के लिए कितनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्या चाहिए होगी, कितने पैसों से आप अपने इस कारोबार को, इस प्रोडक्ट को, इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। ठीक है ना, तो आपने कोशिश यही करनी है कि मिनिमम बजट से आप उसको शुरू कर सकें, मिनिमम बजट से आप उसको शुरू करें, क्योंकि ये कोई बड़ा एम्पायर तो उस तरह से है नहीं, तो इसलिए आपने कोशिश करना है कि एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से आप उसको शुरू कर सकें, ताकि कल को जब आप अपने बिजनेस में जाएं या आपका ड्यूरिंग एजुकेशन स्टडीज़ आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक मतलब इम्प्लीमेंट भी कर सके फिजिकली भी ना। उसके बाद आपने स्टार्टअप कॉस्ट देख ली, फिर आपने सेल्स फोरकास्ट देख ली कि सर हमें इतनी जो है ना शॉर्ट टर्म में इतनी सेल आएगी, लॉन्ग टर्म में इतनी आएगी, ओवरऑल हमें रेवेन्यू हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इस तरह से चीज़ें जो है ना हमारी चलेंगी और इतनी चीज़ें चलेंगी तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है ना, अगर हम 100 चीज़ें, 100 प्रोडक्ट, 100 आइटम्स हम एक महीने में सेल कर लेते तो हमारा ब्रेक इवन हो जाएगा। ठीक है ना, हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम चले जाएंगे, उससे आगे जितनी भी चीज़ें सेल होंगी तो हमारा वो प्रॉफिट में जाएगा। ठीक है ना। इन केस ये वाली सारी चीज़ें आपकी हो गई, स्टार्टअप कॉस्ट तो आपने खुद से कवर कर ली और आपने सेल्स फोरकास्ट भी कर लिया, ब्रेक इवन भी देख लिया, और आगे अगर आपको कल को ज़रूरत पड़ती है कि हमने इसको स्केलेबल करना है, इसको एक्सपैंड करना है, इसको बढ़ाना है, तो हमें कहाँ से फंडिंग मिल सकती है, किसी इन्वेस्टर से ले लेंगे, किसी रिश्तेदार से हम लेंगे, या किसी जानने वाले से हम लेंगे, किस तरह से, या दोस्तों से मिलके इसमें कोलैबोरेशन कर लेंगे, या किस तरह से इसको एक्सपैंड करने का वो भी आप बताएंगे कि हम इसको ये चाहेंगे कि इस तरह से इसको एक्सपैंड कर लें। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि ऑपरेशन का प्लान किस तरह से, हमने ऑपरेशनल प्लान हमने किस तरह से इसको लेके जाना है, हम इसके ऑपरेशन किस तरह से करेंगे, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। अगर 5 बच्चों का ग्रुप है तो उसमें हर बच्चे की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सर ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट को ये देखेगा, प्रोडक्शन को ये देख लेगा, ठीक है ना, फाइनेंशियल को ये देख लेगा, तो उसके बाद सेल्स को ये देख लेगा। वो सारी चीज़ें आपने उस तरह से डिवाइड कर लेनी है, आपने साइन कर लेनी है, और हर बंदा अपनी चीज़ों का आंसर, जिस तरह से कंपनी में डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, हर बंदा पांचों के पांचों एक एक डिपार्टमेंट अपना सेटअप कर लेंगे। ठीक है ना। एक्सप्लेन द डेली फंक्शंस ऑफ द बिजनेस, कि आपके फंक्शंस किस तरह से होंगे, आप उसको किस तरह से सेल करेंगे, आप किस फ्लो से दिन चढ़ेगा, तो कंपनी में काम किस तरह से होगा, वो भी आपने उसमें कर देने। ठीक है ना। प्रोडक्शन या सर्विस डिलीवरी क्या होगी, डिटेल क्रिएशन टू फुलफिल प्रोसेस, मतलब बनाने से उसके प्रोसेस को कंप्लीट करने तक, बनाने से सर्विस की डिलीवरी तक का प्रोसेस आपने मेंशन कर देना कि सर यहाँ से चीज़ शुरू होगी, यहाँ से हमारी सोर्सेज होगी, सोर्सिंग होगी, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग होगी, उसके बाद यहाँ से फिर आगे डिलीवरी होगी, ये सारा इस तरह से आपने कर लेना। टीम स्ट्रक्चर, सर ये हमारा मार्केटिंग डिपार्टमेंट देखेगा, ये वाली चीज़ प्रोडक्शन वाला बंदा देखेगा, ये वाली चीज़ें डिलीवरी वाला बंदा देखेगा, ये फाइनेंशियल्स को देखेगा, वो पूरी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको डिवाइड कर देनी है। ठीक है ना। और टेक्नोलॉजी की इंटीग्रेशन,
कि हमने टेक्नोलॉजी के कौन कौन से प्लेटफॉर्म इसमें इंटीग्रेट करने हैं। जिस तरह के आप अभी के लिए यही समझ लें कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हमने कौन कौन से इंटीग्रेट करने हैं, कल को आप इसमें ERP इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट्स इंटीग्रेट कर सकते हैं, आप उसमें वेबसाइट शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ऑपरेशंस किस तरह से होंगे। नेक्स्ट 8वें स्टेप में जो आपने लिखना है, आपने रिस्क मैनेजमेंट का, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सर ये वाले अगर रिस्क आएंगे तो हमने उनको किस तरह से मैनेज करना है। जब आप अपना बिजनेस प्लान बना लेंगे ना, अपनी चीज़ों को यहाँ तक पहुँचे, फिर आपको रिस्क को भी इवेलुएट करना है, उसको भी एनालाइज करना है आपने, ठीक है ना। आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट द पोटेंशियल रिस्क, कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें और पोटेंशियल जो फ्यूचर में आने वाले रिस्क जो है ना, उनको किस तरह से ओवरकम करना है, वो भी आपने देखना है कि हमें कंपैरेटर से किस तरह से देखना है। डिमांड अगर ऊपर नीचे होगी, फ्लक्चुएशन होगी, तो हम उसको किस तरह देखेंगे। इकोनॉमिकली अगर कोई जो है ना वो जैसे कि कोविड आ गया, कोई भी इस तरह से प्रॉब्लम आ गई, सडन अनएक्सपेक्टेड मसला हो गया, तो या कुछ सैलाब आ गया या कुछ और भी चीज़ हो गई जो खुदा ना खास्ता, तो उसमें हम इसको किस तरह से क्राइसिस में किस तरह से करेंगे, ठीक है ना। और हम अपने सप्लाई चेन के जो रिस्क हैं उसमें अगर कोई मसला आ गया, जैसे कि कोई स्ट्राइक हो गई या रिसोर्सेज हमें, जैसे कि वो शिपमेंट्स लास्ट डेज में बाहर से शिपमेंट्स आना, कंटेनर बंद हो गए थे, तो उसमें हम किस तरह से मतलब अनफॉरसीन सर्कमस्टेंसेस में अपने बिजनेस को किस तरह से लेके चलेंगे। फाइनेंशियल रिस्क हमने किस तरह से देखने हैं, ठीक है ना। कॉस्ट हो गया या लोअर देन एक्सपेक्टेड रेवेन्यू अगर हमें आ गया, तो हम उसमें अपने बिजनेस को किस तरह से आगे लेके चलेंगे। ठीक हो गया जी। आगे 9th स्टेप में आपने इसकी ये चीज़ का भी लिखना है, ये भी चीज़ मेंशन करनी है कि आपने उसकी सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी को किस तरह से देखना है। अब ये नहीं कि सिर्फ आपने प्रोडक्ट मार्केट गैप आइडेंटिफाई कर लिया, प्रोडक्ट बना ली, सारा कुछ कर लिया, मगर कुछ अर्से के बाद कारोबार बंद, ये वाली चीज़ को नहीं इस तरह से चलेगी। आपने उसको प्रॉपर ये वाली चीज़ भी प्रूव करना है कि हम इसको स्केल किस तरह से करेंगे, एक्सपैंड किस तरह से करेंगे। अब ये तो नहीं कि एक अगर आपने प्रोडक्ट बना ली, एक एरिया को सर्व करना शुरू कर दिया, तो आप उसको सिर्फ उसी एरिया को ही, लाहौर को ही सर्व करते रहेंगे। आपकी वही प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में भी जा सकती है, आपकी वही प्रोडक्ट अमेरिका, कनाडा, ये बड़े जहाँ पे मार्केट्स हैं वहाँ पे भी चीज़ आपकी सेल हो सकती है अगर उसमें पोटेंशियल है। तो आपने वो भी चीज़ें मद्देनजर रखनी है कि हम उसको स्केल किस तरह से करते हैं, एक्सपैंड किस तरह से कर सकते हैं और सस्टेनेबल किस तरह से, ताकि ये लॉन्ग टर्म चले। शॉर्ट टर्म बिल्कुल ना हो कि जी 2 महीने सीजनल हो, आज चले कल बंद हो जाए तो उसके बाद बस ठप हो जाए, नहीं, उसको आपने वो भी जस्टिफाई करना है। टू बिल्ड अ बिजनेस डिजाइन फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस, रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने उसको लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए किस तरह से बना सकते हैं, उसको कामयाबी किस तरह से दिला सकते हैं। उसके लिए आपने उसको हाईलाइट करना है सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस, इको फ्रेंडली एनवायरनमेंट, क्या हमारी प्रोडक्ट जो है ना वो जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं, सस्टेनेबल है। अगर धुआं देने वाली प्रोडक्ट बनाएंगे तो ऑब्वियसली सस्टेनेबल नहीं है, लॉन्ग टर्म नहीं चलेगी, ठीक है ना। इको फ्रेंडली होगी, एनवायरमेंटल फ्रेंडली होगी प्रोडक्ट, या आपकी सर्विस कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के मुताबिक होगी, तो ऑब्वियसली उसकी लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी होगी और उस कस्टमर सर्विस ज़्यादा अच्छी होगी। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट आपने देखना है कि जो सोसाइटी है उसके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, सोसाइटी इसको किस तरह से कंसिडर कर रहा है। अगर सोसाइटी आपकी प्रोडक्ट को कबूल कर रही है तो ऑब्वियसली वो लॉन्ग टर्म चलेगा, और अगर आपकी प्रोडक्ट ही इस तरह से जो सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया, आपके कस्टमर उसको पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उनको मतलब कोई उससे बीमारी होना शुरू हो गई है, उनको फिजिकल प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गई हैं, उनको हेल्थ इश्यूज आने, तो ऑब्वियसली वो चलेगी नहीं, लॉन्ग टर्म नहीं आपकी चल सकेगी, ठीक है ना। फिर आपने ग्रोथ प्लान उसका क्या है, किस तरह से करेंगे कि जी हम इसको किस तरह से कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज अपनाएंगे ताकि वो एक्सपैंड कर सके और बिजनेस नई मार्केट में एक्सपैंड कर सके, ठीक है जी। और एंड पे आपने ये चीज़ बिल्कुल याद रखनी है कि यहाँ तक आपका आके प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी चीज़ों के जो 9 स्टेप मैंने आपको बता दिए ना, ये सारे आपको यहाँ तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर एंड पे टाइम आ जाएगा कि आपने उसकी प्रेजेंटेशन किस तरह से करनी है और डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सबमिट करवाने हैं, ठीक है ना। आपने उसका प्रॉपर एक समरी बनेगी, ठीक है, उसमें सारे पॉइंट्स आएंगे, सारे जो हमने डिस्कस किया वो सारे को आंसर आएंगे, विद डिटेल आएंगे, ठीक है। हर चीज़ उसमें आपने शामिल करनी है। आपने एग्जेक्टिव समरी उसमें मेंशन करेंगे, उसके बाद आपने जो है ना वंडरफुल सी आपने स्लाइड्स बनानी है जो कि आप फॉर एग्जांपल कि कस्टमर को सेल तो करनी है, एक साइड पे कस्टमर को सेल तो करनी है कि ये वाली प्रोडक्ट है, ये आप हमसे खरीद रहे हैं,
दूसरी साइड पे आपने इन्वेस्टर्स के लिए भी स्लाइड्स बनानी है। जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे तो एंड पे आपके पास आ जाएगा फोरकास्टिंग आ जाएगी, सेल्स की रेवेन्यू आ जाएंगी, वो सारी प्रोडिक्शंस आ जाएंगी, आपका गैप आ जाएगा, आपका उसका सोल्यूशन आ जाएगा, उसकी ब्रांडिंग आ जाएगी, सारा कुछ। फिर जब आपकी प्रोडक्ट एक रिलायबल बन जाएगी, जब आप यहाँ तक पहुँचे, फिर आपके पास इस काबिल होंगे आप कि आप एक ऐसी प्रेजेंटेशन वंडरफुल सी बना लें कि आप किसी इन्वेस्टर के सामने भी उसको पेश कर सकें, कि उसके प्रेजेंट कर सकें कि सर ये हमारी प्रोडक्ट है, ये रेवेन्यूज़ में से हमने एक्सपेक्ट किया हुआ है, ये वाला सोल्यूशन है। तो अगर आप हमारे साथ पैसे में इन्वेस्ट करें, हमारे साथ इस बिज़नेस में इन्वेस्ट करें, तो इस प्रोजेक्टेड जो है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मुताबिक हम आपको इतना रेवेन्यू दे सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, पे बैक कर सकते हैं। तो वो आपने करनी है। उसके साथ आपने एक डिटेल्ड रिपोर्ट, जो सारे क्वेश्चन जो सारे स्लाइड्स में मेंशन है, वो सारी स्लाइड्स को देख लेना आपने, उसके मुताबिक आपने पूरी रिपोर्ट बन जाएगी, जिसमें आपने रिसर्च डेटा और वो लिख देना, ठीक है ना। और अगर कोई बच्चे प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे कैंडल्स वाला एक ग्रुप कह रहा था, इस तरह से कोई और प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप हो सके तो आपने उसकी प्रोडक्ट भी बना लेनी है, ठीक है ना। उसका डेमो आपने ज़रूर देना कि जी ये वाली प्रोडक्ट है जो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है, ये वाला सोल्यूशन है हमारा, उसका वो प्रोडक्ट भी टेंजिबल बना लेनी है, ठीक है जी। ये 10 पॉइंट्स को कवर करने के बाद नेक्स्ट, ये तो सबसे अहम चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे अहम चीज़ ये आपने पढ़ लेना। इसको तो अब आप खुद पढ़ लेंगे। इसमें जो है ना, ये बहुत ही इजी और वेरी प्लेन और सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है कि अगर आप इसको, ये प्रोजेक्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, आपके मिड टर्म, फाइनल टर्म, सारे एग्ज़ाम्स अपनी जगह पर, उनकी रैंकिंग रेटिंग अपनी जगह पे, ये वाला प्रोजेक्ट उन सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूट करेगा। और ये बहुत, जो प्रैक्टिकल वर्किंग है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, क्योंकि जो प्रैक्टिकल काम आप कर सकते हैं ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और मेरा फोकस यही है कि हम प्रैक्टिकल काम करने के ऊपर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है ना। जो हम पढ़ें, जो क्लास में डिस्कस करें, वो सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली आपने इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है ना। और ये बात आप याद रख लें। मैं साथ साथ आपको ये बता दूं कि ये वाला प्रोजेक्ट आपने मिड टर्म के बाद, फाइनल टर्म से पहले, फाइनल हमारी लास्ट जब 24-25 जो क्लास होगी ना, 24-25 सेशन होगा, उसमें आपने ये प्रोजेक्ट अपना फाइनल प्रेजेंट करना है, ठीक है जी। ये अभी मिड टर्म के बाद जब हमारी क्लास होगी, उसमें हमने ये कहा है, उसमें हमने ये असाइन किया कि आपने अभी अपने ग्रुप बना लेने हैं 5-5 बच्चों के, और ये सारे बच्चों ने आपस में डिस्कस कर लेना है कौन सा प्रोजेक्ट करना है, और एक छोटी सी 3 पेजेस की समरी, आपने एक 3 पेजेस का बिजनेस प्लान, एक आइडिया, जो आपने बिजनेस करना है ना, जो भी आपने बिजनेस के ऊपर प्रोजेक्ट है, उसका वो बना के ले आना है, ठीक है। अभी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है। प्रेजेंटेशन का मैंने जो क्लास में डिस्कस किया था, प्रेजेंटेशन उसका मतलब ये था कि हम वो जो 3 पेजों का, 3 पेजेस का जो ड्राफ्ट है ना, वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। किसी भी बच्चे से हम पूछ सकते हैं कि जी आपका क्या प्रोजेक्ट क्या है, आपने किस प्रोडक्ट, सर्विस या ब्रांड के ऊपर काम करना है, कौन सा बिजनेस आपने लॉन्च करना है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अभी के लिए मिड टर्म के बाद जब हमारी क्लास होगी, तो उसमें सारे बच्चे अपना 5-5 बच्चों का ग्रुप और 3 पेजेस की इनिशियल ड्राफ्ट लेके आएंगे। प्रेजेंटेशन, ये सारी प्रेजेंटेशन उसमें नहीं होगी। ये सारी पॉइंट्स, जितने 9 पॉइंट्स जो भी हमने डिस्कस किए, ये सारे आपके फाइनल प्रेजेंटेशन में कवर होंगे। उसमें ये सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी बच्चे को इसको देखने के बाद भी कोई क्वेश्चन होगा, वो हम मिड टर्म के बाद डिस्कस कर लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर अभी मिड टर्म के बाद आपका ग्रुप फाइनल होना चाहिए, आपका बिजनेस जो है ना, वो जो आपने आपके ग्रुप का आप प्रोजेक्ट, वो फाइनल होना चाहिए, और एक 3 पेजेस का ड्राफ्ट वो बना होना चाहिए, ठीक है जी। और आपके मिड टर्म के लिए बेस्ट विशेस इंशाल्लाह ताला, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।
कोई प्रॉब्लम, ये सारे पॉइंट्स को हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी क्लास में कवर करेंगे, मगर मैंने आपको उसका ओवरव्यू आपके फाइनल प्रोजेक्ट का शेयर कर दिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह ताला बेस्ट विशेस आपके विंटर वेकेशंस के लिए और साथ आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स के लिए। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला आफ्टर योर विंटर वेकेशंस एंड मिड टर्म एग्ज़ाम। अस्सलाम वालेकुम।